नमस्कार। कभी कभी कुछ किताबें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे लेखक ने हमारी ही कहानी लिख दी हो। भीष्म सानी की कड़ियां मेरे लिए वैसी ही एक किताब है। ये कोई सीधा साधा नॉवल नहीं है, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया एक आईना है। और आज हम इसी आईने में झांकने वाले हैं। बिल्कुल। ये आईना शब्द आपने बहुत सही इस्तेमाल किया, क्योंकि साहनी किसी एक किरदार की पूरी कहानी नहीं सुनाते हैं। नहीं। वो हमें अलग अलग किरदारों की जिंदगी के बस कुछ पल दिखाते हैं, एक झलक यहाँ की, एक लम्हा वहाँ का। लेकिन जब आप किताब बंद करते हैं तो महसूस होता है कि ये सब अलग अलग लोग नहीं हैं, हाँ, ऐसा लगता है जैसे एक ही इंसान के जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं। या शायद हम सबके जीवन के। बिल्कुल। और इसीलिए आज का हमारा मिशन सिर्फ इस किताब को समझना नहीं है, बल्कि इसके जरिए ये देखना है कि साहनी जी कैसे रोज की मामूली घटनाओं, रिश्तों और भावनाओं से इंसान और समाज का इतना बड़ा सच निकाल लाते हैं। हम देखेंगे कि ये छोटी छोटी कड़ियां कैसे जुड़कर किसी की पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती हैं। और किताब का नाम ही इसकी फिलॉसफी है, कड़ियाँ। ये वो छोटे छोटे अनुभव हैं, वो लोग हैं, वो यादें हैं जो हमें बनाती हैं, हमें तोड़ती हैं और फिर से जोड़ती हैं। बिल्कुल। कुछ कड़ियाँ हमें आज़ाद करती हैं तो कुछ हमें जिंदगी भर बांधे रखती हैं। तो फिर शुरुआत उस जगह से करते हैं जहां हमारी पहली कड़ियां बनती हैं। हमारा घर। हमारा परिवार। साहनी जी दिखाते हैं कि कैसे घर के भीतर के वो जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं, माँ बाप की उम्मीदें, भाई बहनों की नोकझोंक, ये सब हमारे मन पर हर रोज एक परत चढ़ाते जाते हैं। हाँ, इसे पढ़ते हुए तो अपना ही बचपन याद आ जाता है। सही बात है। और यहीं पर साहनी की लिखाई का जादू दिखता है। वो किसी बड़े ड्रामेटिक सीन से शुरुआत नहीं करते। नहीं, कोई बड़ा हादसा या खुशी का मौका नहीं। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है एक बच्चे के अपनी माँ से रूठने से, या एक पिता की खामोश चिंता से, या शायद रसोई में पक रही दाल की महक से। ये चीजें इतनी साधारण हैं कि हम इन पर ध्यान भी नहीं देते। पर साहनी हमें बताते हैं कि हमारे व्यक्तित्व की जो नींव है वो इन्हीं साधारण पलों में रखी जाती है। यानी वो जिसे लिटरेरी थ्योरी में क्या कहते हैं, माइक्रोकॉज़म कहते हैं। हाँ, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। कि घर के छोटे से झगड़े में समाज का बड़ा संघर्ष छिपा है। हाँ, घर एक छोटा समाज ही तो है। एक पिता का अपने बेटे पर गुस्सा शायद दफ्तर में बॉस से मिली डांट का नतीजा है। एक माँ की चुप्पी शायद उन अनगिनत इच्छाओं का बोझ है जो उसने परिवार के लिए दबा दी। साहनी दिखाते हैं कि घर की चार दीवारी के अंदर जो चल रहा है वो बाहर की दुनिया से कटा हुआ नहीं है, बल्कि उसी का एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल। यही पहली कड़ी है जो हमें दुनिया के लिए तैयार भी करती है और कभी-कभी दुनिया से लड़ने के लिए कमजोर भी बना देती है। तो ये जो नींव घर में बनती है, ये बाहर की दुनिया की हकीकत का सामना कैसे करती है? क्योंकि जैसे ही कहानी घर से बाहर निकलती है, दुनिया एकदम अलग और ज्यादा कठोर नजर आती है। और यही दूसरी और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली कड़ी है, समाज और शहर की हकीकत। हाँ। घर का वो सुरक्षित माहौल पीछे छूट जाता है और अब किरदार गरीबी, नौकरी की तलाश, जाति और भेदभाव की असलियत से टकराता है। बस एक आम इंसान है जो अपने सपनों और जरूरतों के लिए हर पल संघर्ष कर रहा है। मुझे एक सीन याद आता है जिसमें एक किरदार इंटरव्यू के लिए जाता है। हाँ, जूतों वाला। हाँ, और उसके फटे हुए जूते उसे अंदर से कितना छोटा महसूस कराते हैं। ये इतनी छोटी सी डिटेल है, पर ये उस किरदार की पूरी आर्थिक और मानसिक हालत को सामने रख देती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसी संघर्ष को शहर का माहौल और गहरा बना देता है। बिल्कुल। सानी दिखाते हैं कि शहरों में लोग एक दूसरे के कितने पास रहते हैं, लेकिन असल में कितने दूर होते हैं। एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है जो आज भी उतना ही सच है। वो बस वाला? हाँ, एक व्यक्ति खचाखच भरी बस में खड़ा है, चारों तरफ लोगों की भीड़ है, धक्का मुक्की है, पर उससे दो पल रुककर बात करने वाला कोई नहीं। वो उस भीड़ में भी बिल्कुल अकेला है। एकदम अकेला। ये अकेलापन तो आज के शहरी जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम सब उस बस में हैं एक तरह से, आसपास हजारों लोग हैं, पर जुड़ाव किसी से नहीं। लेकिन क्या साहनी सिर्फ इस अकेलेपन को दिखाकर छोड़ देते हैं, या वो इसकी वजह पर भी जाते हैं? वो इसकी वजह पर जाते हैं, लेकिन बहुत ही सटल तरीके से। वो बताते हैं कि ये आधुनिक होने की कीमत है। अच्छा। शहर आपको मौके देता है, लेकिन बदले में आपसे आपका समय, आपके रिश्ते और आपकी पहचान का एक हिस्सा छीन लेता है। रिश्ते यहाँ बहुत जल्दी बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं,
क्योंकि किसी के पास दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। इंसान बाहर से जितना घिरावा दिखता है, भीतर से उतना ही खाली होता जाता है। भीड़ में अकेले होने का दर्द। हाँ, यही कड़ियां की आत्मा है। लेकिन ये जो शहर का अकेलापन और संघर्ष है, क्या ये सिर्फ सामाजिक है या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकत भी काम कर रही है, जैसे उस वक्त की राजनीति? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। क्योंकि साहनी जी की कहानियों में अक्सर समय और सियासत की एक परत हमेशा मौजूद रहती है। बिल्कुल रहती है। और यहीं पर कहानी में तीसरी कड़ी जुड़ती है, राजनीति और समय का प्रभाव। साहनी जी ये दिखाते हैं कि कैसे दंगे, सत्ता के खेल और जनता की मजबूरियां आम इंसान की जिंदगी की हर कड़ी पर असर डालती हैं। हाँ, ये वो ताकतें हैं जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। और इस बारे में किताब में एक लाइन है जो मुझे लगता है कि इसका पूरा सार है। कौन सी? राजनीति हमेशा आम आदमी की पीठ पर ही चढ़ती है। हाँ, और ये लाइन इस किताब का दिल है, लेकिन इस पर थोड़ा और गहराई से सोचना जरूरी है। मेरा सवाल भी यही है। ये बात तो सच है, लेकिन कई लेखक इस सच को नारों की तरह लिखते हैं। साहनी जी की खासियत क्या है? वो कैसे बिना कोई झंडा उठाए, बिना भाषण दिए इतनी बड़ी राजनीतिक बात कह जाते हैं? उनका कमाल किरदारों में है। वो किसी पार्टी या विचारधारा की बात नहीं करते। वो उस एक आम आदमी की कहानी दिखाते हैं जिसकी दुकान दंगों में जल गई, या जिसका बेटा सरकारी नौकरी के झूठे वादे में फंसकर रह गया, या जो सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो गलत समय पर गलत जगह पर था। बिल्कुल, वो राजनीति का असर दिखाते हैं, राजनीति पर भाषण नहीं देते। यही फर्क है एक लेखक और एक प्रचारक में। मतलब वो हमें ये नहीं बताते कि क्या सोचना है, बल्कि हमें उस स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं जहां हम खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सही कहा। वो दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े नारों और वादों के पीछे एक आम इंसान की सिसकियां दब जाती हैं, उसकी नौकरी चली जाती है, उसका घर उजड़ जाता है, उसके रिश्ते टूट जाते हैं। और ये सब उसकी जिंदगी में ऐसी कड़ियां जोड़ देते हैं जो शायद कभी नहीं खुलती। हाँ, और ये राजनीतिक कड़ियां अक्सर सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा दर्दनाक होती हैं, क्योंकि इन्हें हम चुनते नहीं, ये हम पर थोपी जाती हैं। बिल्कुल। तो घर के अंदरूनी माहौल से निकलकर समाज के संघर्ष और राजनीति के थपेड़ों तक ये सब बाहरी कड़ियां हैं। लेकिन इन सब का इंसान के मन पर क्या असर होता है? अब जरा इंसान के भीतरी मन की कड़ियों पर आते हैं। और ये है चौथी कड़ी, मानवीय भावनाओं की दुनिया। ये शायद किताब का सबसे गहरा और सबसे नाजुक हिस्सा है। यहाँ प्रेम है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, पछतावा है और अपनेपन की एक अंतहीन तलाश है। साहनी का मानना था कि इंसान को बाहरी हालात उतना नहीं बदलते जितना उन हालातों पर उसकी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया बदलती है। मुझे लगता है प्रेम और विवशता का जिक्र यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। कहानियों में ऐसे कई पल हैं जहाँ किरदार किसी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन हालात या समाज के नियमों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। वो बेबसी, वो लाचारी एक ऐसी कड़ी है जो शायद सबसे ज्यादा मजबूत भी है और सबसे ज्यादा कमजोर भी। बिल्कुल। और सिर्फ प्रेम ही नहीं, एक पिता का अपनी बेटी के साथ का रिश्ता देखिए। वो उससे बेहद प्यार करता है, लेकिन उसे जता नहीं पाता। उन दोनों के बीच एक अनकही दूरी है। वो दूरी भी एक कड़ी है। एक माँ का चुपचाप सहा गया दर्द जिसे वो कभी जाहिर नहीं करती, वो चुप्पी भी एक कड़ी है। ये भावनाएं ही हैं जो हमें इंसान बनाती है। हाँ, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारा अफसोस, ये सब वो कड़ियां हैं जो दिखती नहीं हैं, पर हमें सबसे मजबूती से जकड़े रहती हैं। और साहनी जी की खूबी ये है कि वो इन भावनाओं को बिना किसी मेलोड्रामा के दिखाते हैं। हाँ, सब कुछ बहुत सहज और रोजमर्रा का लगता है। कोई बड़े बड़े डायलॉग नहीं है। हाँ, क्योंकि असल जिंदगी में भावनाएं ऐसे ही काम करती हैं। वो अक्सर खामोशी में, एक नज़र में या एक आधे अधूरे वाक्य में छिपी होती हैं। और साहनी उस खामोशी को पकड़ते हैं। बिल्कुल। वो दिखाते हैं कि जो कहा नहीं गया वो कहे हुए से ज्यादा ताकतवर होता है। और यही वजह है कि पाठक हर किरदार के दर्द और खुशी को अपने अंदर महसूस कर पाता है। तो हमने परिवार से शुरू किया, समाज और राजनीति की दुनिया देखी और फिर मन की भावनाओं को समझा। जब ये सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ जाती हैं और जिंदगी का एक लंबा सफर तय हो जाता है, तो आखिर में तस्वीर कैसी दिखती है? यही हम कहानी की आखिरी और 5वीं कड़ी पर पहुंचते हैं, बुढ़ापे का आईना। यह किताब का बहुत ही भावुक और दार्शनिक मोड़ है। लेखक हमें बुढ़ापे के उस झरोखे तक ले जाते हैं जहां से पूरी जिंदगी साफ दिखाई देती है। शरीर भले ही थक गया हो, लेकिन यादें पूरी तरह जिंदा हैं। बिल्कुल।
रिश्ते शायद दूर हो गए हों, बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो गए हों, पर अतीत बहुत करीब आ जाता है। इस हिस्से में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पूरी बीती हुई जिंदगी को इन्हीं कड़ियों की तरह एक एक करके जोड़कर देखता है। वो अपने बचपन को याद करता है, अपनी जवानी के संघर्ष को देखता है, अपने रिश्तों के उतार चढ़ाव को महसूस करता है, और तब जिंदगी के उस आखिरी पड़ाव पर आकर उसे जीवन का असली मतलब समझ आता है। हाँ, और जैसा कि किताब में कहा गया है, जिंदगी वही है जो यादों में बची रहती है। लेकिन क्या ये मतलब थोड़ा निराशाजनक नहीं है कि पूरी जिंदगी जीने के बाद, इतने संघर्ष के बाद, हाथ में सिर्फ यादें ही बचती हैं, कुछ ठोस हासिल नहीं होता? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। पहली नज़र में हाँ, ये निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो सानी शायद कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि हमारी उपलब्धियां, हमारा काम, हमारे रिश्ते बेकार हैं। वो कह रहे हैं कि इन सब का अंतिम रूप यादें हैं। अच्छा। आपने जो घर बनाया वो एक दिन नहीं रहेगा, आपने जो पैसा कमाया वो यहीं रह जाएगा, लेकिन उस घर को बनाते हुए आपने जो महसूस किया, उस पैसे को कमाने के लिए जो संघर्ष किया, वो अनुभव एक याद बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा। मतलब हमारी पहचान हमारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और हमारी यादों के संग्रह से बनती है। तो ये निराशाजनक नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। हमारी असली कमाई हमारी यादें ही हैं। वाह, इस तरह से मैंने सोचा नहीं था। तो मतलब ये है कि अंत में हमारे पास सिर्फ हमारी यादों की ये माला ही रह जाती है। कुछ मीठी यादें, कुछ कड़वी, कुछ अधूरी, और यही वो कड़ियां हैं जिनसे हमारी पहचान बनती है। बिल्कुल। और यही एक इंसान की पूरी कहानी है। तो इन सभी कड़ियों को जोड़कर आखिरी में जो तस्वीर बनती है वो ये है कि जिंदगी कोई एक बड़ी घटना या एक सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं है। ये हजारों छोटी छोटी, कभी कभी तो बिल्कुल मामूली सी लगने वाली कड़ियों से मिलकर बनती है। हर रिश्ता एक कड़ी है, हर अनुभव एक कड़ी है, हर याद एक कड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये किताब रेखांकित करती है वो ये है कि हर कड़ी इंसान को थोड़ा थोड़ा बदल देती है। हम जो आज हैं वो हम कल नहीं थे, और हम जो भी हैं वो इन्हीं अनगिनत कड़ियों के धीरे धीरे जुड़ने का नतीजा है। भीष्म साहनी का कमाल यही है कि वो हमें जीवन के इस विशाल और जटिल सच को बहुत ही सरल, सहज और मानवीय तरीके से दिखाते हैं। बिल्कुल, वो कोई बड़ा फलसफा नहीं देते, वो बस हमें हमारी ही कहानी का एक टुकड़ा दिखा देते हैं। ये किताब पढ़कर वाकई रुककर अपने जिंदगी की कड़ियों के बारे में सोचने का मन करता है। ये आपको जवाब नहीं देती, बल्कि सही सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। और शायद यही एक महान साहित्य का काम है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये किताब हमें अपनी जिंदगी की कड़ियों को पहचानने के लिए उकसाती है। तो आज के लिए एक सवाल ये हो सकता है, अगर हम अपनी जिंदगी को एक जंजीर की तरह देखें तो वो कौन सी सबसे छोटी या साधारण सी दिखने वाली कड़ी है जिसने असल में हमें सबसे ज्यादा मजबूती दी है? वो कौन सा छोटा सा पल है जिसने अनजाने में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी?